हेलो। व्यापम द्वारा मंडी एसआई का जो परीक्षा लिया गया था उसका मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। हम लोग व्यापम के जो मॉडल आंसर दिया गया है उसके हिसाब से हम उत्तर देखेंगे जो मंडी एसआई का परीक्षा हुआ था उसका। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह होगा कि हम आगे जब भी तैयारी करें तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो उसमें यह एक विकल्प रहेगा कि इसको हम देखें और जानें कि किस तरह से व्यापम ने उत्तर लिया है और किस तरह से प्रश्न आया था। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, है ना, हिंदी से। निम्नलिखित शब्दों को हिंदी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिंदी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बताया गया है। तो हम जान रहे हैं, पहले आ आएगा, फिर ई, फिर चा, फिर प, फिर सु। तो इसका व्यापम ने उत्तर लिया है ए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, दोहा के संबंध में क्या सही है। दोहा के संबंध में पूछा गया है, तो इसमें कितनी मात्राएं होती है ये देखने को बोला गया है। तो एक दोहा में अगर आप देखोगे तो क्या होगी, पहले लाइन में 11, दूसरे में 13 मात्राएं होंगी, है ना। और इनको देख कर के ये 24 मात्राएं टोटल हैं। इस तरह से व्यापम ने इसका आंसर सी लिया है। अगला हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, व ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो व ध्वनि का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। है ना, मुहावरा दिया गया है और उनके अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोना, आंसू रोना से समझ आ रहा है पछतावा होना, है ना। घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। डंका बजाना, ख्याति होना। गुलर का फूल, काफी दुर्लभ वस्तु, है ना। तो इस तरह से व्यापम ने इसका उत्तर लिया है ए। अगला हम देखते हैं, असर्शन और रीजन का कथन और कारण का प्रश्न है। तो पहला कथन दिया गया है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर किसे कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती, कहने का मतलब है स्वयं से ही उनकी उत्पत्ति होती है। और इनमें कारण दिया गया है आ, ई, ए, ऐ, ओ मूल स्वर हैं, है ना। तो व्यापम द्वारा इसका उत्तर लिया गया है सी। कथन तो सही है परंतु इसका कारण सही नहीं है ना। अगला है हमारा काली मिर्च। शब्द में कौन सा समास है? तो काली मिर्च शब्द में कर्म धारय समास है। इसको आप लोग रिवीजन करेंगे तब पता चलेगा किस तरह से कर्म धारय समास है। अगला, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। अगला है इंग्लिश से, 8वां प्रश्न इंग्लिश आ गया, शुरू हो गया। तो अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका कोई अर्थ हो इन पांचों, है ना, वर्ड्स को मिला करके। तो इसमें
मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, देखिए सी उत्तर लिया है, इसमें ओ, फिर एल, फिर एम, फिर के, फिर एन। तो सी हैज बीन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर आवर्स, ना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड, जो सभी चीज़ों को जानता है वो क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है ओमनीपोटेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, है ना, वो क्या कहलाता है? ओमनीपोटेंट। अगला है रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओनली वन करेक्ट आंसर। एक ही करेक्ट आंसर है और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसे हमें चुनना है, बोला जा रहा है ना। तो अब देखो प्रश्न क्या है, आई सॉ ब्लैंक है, आई सॉ ब्लैंक वन आइड मैन यस्टरडे, वन आइड मैन, एक आंख का आदमी मैंने कल देखा, है ना। अब यहाँ पे देखिए वन, वन ओ है ना, क्या साउंड है? वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड के सामने एन लगेगा। आई सॉ एन वन आइड मैन यस्टरडे, ये उत्तर लिया गया है व्यापम द्वारा। अगला है 11वां प्रश्न, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया गया है, इसको पैसिव में बदलना है। माई फादर राइट्स अ लेटर, माई फादर राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव क्या होगा? सॉरी एक सेकेंड ना, ये 10वां प्रश्न का, अच्छा ये है, ये 11वां प्रश्न एक्टिव वॉइस में दिया गया है। माई फादर राइट्स अ लेटर, तो इसका पैसिव क्या होगा? पैसिव में बदलना है ना, तो ये होगा, व्यापम द्वारा आंसर लिए है बी, अ स्टोरी इज रिटेन बाय माई फादर। ठीक, अब अगला है 12वां, मैच द वर्ड्स इन कॉलम फर्स्ट विथ देयर करेक्ट एंटोनिम इन कॉलम सेकेंड। एंटोनिम मतलब होता है विलोमार्थी शब्द, ये शब्द हैं, इनके विलोमार्थी इस तरफ लिखे हैं, उनसे हमें मैच करना है, ये प्रश्न बोला जा रहा है। अब ऑप्टिमिस्टिक देखिए, ये डी देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सोच वाला, सकारात्मक सोच वाला। तो इसका उल्टा क्या होता है? पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, सेम सेम टाइप से वर्ड लग रहे हैं, है ना। तो डी का हो जाएगा सेकेंड, डी का सेकेंड किस में है? बी में, यही इसका उत्तर है, व्यापम द्वारा लिया गया है ना। देखते हैं एक बार सबको। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का उल्टा क्या है? फ्रेंडली। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी, पारदर्शी का उल्टा क्या है? ओपेक, जो बंद है ना। अगला है एंशिएंट, एंशिएंट मतलब पुराना, पुरातन, और मॉडर्न मतलब आधुनिक। ठीक, अगला है प्रश्न 13, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ही इज गुड, अब ब्लैंक दिया गया है फुटबॉल, तो इसका ब्लैंक में देखना है, तो क्या होगा? ही इज गुड एट फुटबॉल,
ये उत्तर व्यापम द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 14वां, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर डायरेक्शन मूवमेंट। जो डायरेक्शन और मूवमेंट को दर्शाए, है ना, उसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से होगा? जो डायरेक्शन और मूवमेंट को दर्शा रहा होगा। अब जे तो सभी में है, तो जे को भूल जाइए। अब अगला हम पढ़ते हैं कि टुवर्ड्स, उसकी तरफ, किसी की तरफ डायरेक्शन कर रहे, टुवर्ड्स उसका मतलब होता है ना। तो के भी होगा, तो जिसमें जिसमें के होगा, एक तीनों में के है, इसमें नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब अगला है क्रॉस, है ना। एक क्रॉस भी मूवमेंट डायरेक्शन को दिखाने के लिए उपयोग होता है। तो जिसमें एल है वो ये रहा, यही एक ऑप्शन है जिसमें जे के एल है। यही ऑप्शन व्यापम द्वारा लिया गया है। एमोंग का मतलब होता है जैसे कई लोग हैं, उनके बीच में से बताने के लिए, है ना, उपयोग किया जाता है। तो ये तो नहीं होगा। तो ये तीन थे डायरेक्शन और मूवमेंट को बताने वाले, इसका आंसर बी लिया है व्यापम द्वारा। अगला प्रश्न है अजर्सन रीजन का। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक अजर्सन दिया गया है, इन डायरेक्ट स्पीच सी सैड। एक डायरेक्ट स्पीच बताया गया है, उसमें देखते हैं डायरेक्ट स्पीच को। सी सैड आई एम रीडिंग अ बुक बिकम्स इन इनडायरेक्ट स्पीच शी said that she was reading a book। बोला जा रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा जाता है? डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है शी said I am reading a book, है ना। उसी वही सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदल के हो जाता है शी said that she was reading a book। क्या यह सही है? पहला इसको सोचना है पहले, फिर अगर ये सही है तो इसका रीजन ये देखते हैं। द प्रेजेंट टेंस सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन द पास्ट। बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट टेंस होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में बदल जाता है जब जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच का वो पास्ट में हो। ठीक है, तो क्या यह कारण सही है? तो इसका उत्तर ए लिया है व्यापम ने, अजर्सन सही है, जिसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है। अगला मैथ्स का प्रश्न आ जाता है। मैथ्स को हम सॉल्व करके एक अलग से वीडियो में देखेंगे। हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी और मैथ्स को हम बाद में सॉल्व करेंगे। हम जनरल नॉलेज की ओर पढ़ते हैं। जनरल नॉलेज में 46 प्रश्न बोला जा रहा है। अरेंज द फेसेस इन माइटोसिस डिवीजन। ये सेल डिवीजन चैप्टर का प्रश्न है, जिसमें समसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन लिख दिया है। माइटोसिस समसूत्री विभाजन बोलते हैं,
है ना। तो इसके फेजेस को आपको जमाना है। तो पहला कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा? पहला तो इंटरफेज है सभी में। उसके बाद है अगला, अगला कौन सा आता है? प्रोफेज। प्रोफेज के बाद कौन सा होता है? मेटाफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज के बाद टेलोफेज। तो इसमें कौन सा ये दर्शा रहा है? बी। यही इसका सही उत्तर है, व्यापम के द्वारा लिया गया है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज फैसिलिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जल परिवहन की सुविधा निम्न में से किस नदी पर है? छत्तीसगढ़ में अभी एक ही नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा है, वो है सबरी नदी। अगला प्रश्न है पुष्प के निम्न में से कौन सा भाग नर जनन अंग है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताने को बोल रहा है फ्लावर की। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? स्टेमन, है ना। कैलिक्स, कोरोला और गाइनोसियम क्या है देखते हैं। कैलिक्स जो है ब्राहेदल है, जैसे फूल है, ये रहा फूल हम बनाने की कोशिश करते हैं तो इसके जो छोटे छोटे होते हैं, है ना, ब्राहेदल, और ये रहा इसका दल कलरफुल। और गाइनोसियम हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं। बच जाता है स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये कैसे होता है? इस तरह से लंबा होगा और यहाँ पे ये चित्र है ना, यहाँ पे एंथर और ये फिलामेंट, ऐसे बोलते हैं। आप लोग डायग्राम देखेंगे और रिवीजन के समय। अगला है 49 प्रश्न। 49 प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, है ना। यहाँ पे सही प्रश्नों को सही ऑप्शन को हमें देखना है। तो देखिए pH 7 उदासीन है, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। pH लेस देन 7 अम्लीय होता है, हाँ ये भी सही है। pH मोर देन 7 ग्रेटर देन 7 क्षारीय होता है, हाँ ये भी सही है। pH स्केल 1 से 7 तक होता है, नहीं ये गलत है, 1 से 14 तक होता है। ठीक है, 7 जो है इसमें उदासीन होगा और 7 से ज़्यादा 7 से ऊपर जब हम जाएं 7 से 14 की तरफ तो वो क्षारीय प्रवृत्ति हो जाता है। और 1 से 7 तक हम जाएं, है ना, 7 से नीचे 1 से 7 तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो ऊपर के तीनों सही हैं, एम गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी, JKL। अगला है इनमें से कौन खुद्दक निकाय में शामिल नहीं है? खुद्दक निकाय में शामिल नहीं है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका उत्तर व्यापम द्वारा लिया गया है विनय पिटक। अगला हम लोग 51 प्रश्न देखते हैं। 1979 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्रियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए थे, ये तो जान ही रहे हैं। तो के बाद एन, के बाद एन, ये दोनों तो नहीं होंगे।
क्योंकि इसमें एन को पहले रख दिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं। तो व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया है बी। पहले चरण सिंह, फिर आए इंदिरा गांधी, उनके बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह और वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर। ठीक है, पहले कौन? चरण सिंह, चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह और वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है सूत्रकर्णिका से संबंधित है। तो सूत्रकर्णिका से संबंधित है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है क्रिस्टी। थैलाकॉइड तो क्या क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है। मिडिल लेमेला भी क्लोरोप्लास्ट का होता है ना। तो इस तरह से ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। अगला है 53 प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली गुणात्मक साख नियंत्रण रीति है। क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो क्या होगा इसमें क्वालिटेटिव तरीका? बैंक दर, साख राशनिंग, खुले बाजार की प्रक्रिया, नगद कोष अनुपात। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बैंक दर है, खुले बाजार की प्रक्रिया है और नगद कोष अनुपात है। ये जो है क्वांटिटेटिव मेजर्स है। और यहाँ पे बच जाता है ये साख रैशनिंग, ये जो है क्वालिटेटिव मेजर्स है। अगला प्रश्न है हमारा 54। नीचे दिया है ना, ये कथन और कारण वाला प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पे हम कथन को देखते हैं। कथन क्या दिया गया है? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी कुमार देवी है, उनसे विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और उनके बेटे थे समुद्रगुप्त, और इन्हीं की वजह से इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। हाँ, तो ये इसके दोनों कथन सत्य है और जो कारण है ये सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है 55। मानव विकास सूचकांक की धारणा दी गई। तो ये यूएनडीपी द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला है मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुई इन संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो कौन सा युद्ध, कौन सा संधि पहले हुआ था और कौन सा बाद में, उस हिसाब से हमें जमाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो व्यापम के द्वारा लिया गया प्रश्न है, तो उत्तर है वो है बी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सूरत की संधि हुई। सूरत की संधि के बाद सालबाई की संधि। सालबाई के संधि के बाद देवगांव की संधि। देवगांव के संधि के बाद सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव की संधि के बाद राजपुर घाट की संधि।
अगला प्रश्न है मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य कौन सा है? तो भैंसादर है। नैसर्गिक मतलब नेचुरल, जहाँ पे मगरमच्छ का नेचुरल अभयारण्य है वो कौन सा है? भैंसादर है। अगला है पादप में फ्लोएम द्वारा किस पदार्थ का स्थानांतरण नहीं किया जाता बोला जा रहा है? जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं जो कंडक्टिव टिश्यू हैं प्लांट्स में। जाइलम क्या काम करते हैं? खनिज और लवण को जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और फ्लोएम क्या काम करते हैं? जो पत्तियों में खाद्य पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनी होती है उनको पौधों के और अलग अलग भागों तक पहुंचाते हैं। तो अब फ्लोएम जो है किसका स्थानांतरण कर रहे हैं? जो खाद्य पदार्थों का जो बना हुआ है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ये किस चीज का स्थानांतरण नहीं किया करता बोला जा रहा है? तो जल का नहीं करता। क्यों? क्योंकि जल का कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। जाइलम जो है जड़ से जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां पर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा और उन सभी का उपयोग करके क्या बनेगा? भोजन बनेगा पेड़ों के लिए। अब अगला है हमारा 59 प्रश्न, निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। फिर से काल क्रमानुसार का प्रश्न आ गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें पहला क्या आया है? विश्वेश्वरैया योजना। ये प्लानिंग कमीशन के है, ठीक है। तो पहला विश्वेश्वरैया योजना था। अगला है बम्बई योजना। बम्बई योजना के बाद योजना आयोग। योजना आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद और उसके बाद अंत में बना नीति आयोग। ठीक है, तो पहला कौन सा था? विश्वेश्वरैया योजना। फिर कौन सा? बम्बई योजना। विश्वेश्वरैया, बम्बई योजना, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद नीति आयोग। अगला है प्रश्न 60 में बोला जा रहा है भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये डिगबोई में है, असम में। ठीक है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, मुगल बादशाह जिसने मुहतासिबों की नियुक्ति की। तो मुहतासिबों की नियुक्ति किसने की थी? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है 62, ब्रह्म समाज से जुड़े लोग थे। तो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए लोगों को इनमें से छांटना है। कौन कौन से लोग थे? देवेंद्रनाथ टैगोर हाँ थे। पंडित गुरुदत्त नहीं थे। अगला है अक्षय कुमार दत्त, नाम सुना सुना लग नहीं रहा है। अगला है केशव चंद्र सेन, हाँ ये भी थे, है ना। तो इनका आंसर लिया है व्यापम ने सी। देवेंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त और केशव चंद्र सेन, ये तीनों ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे।
देवेंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त और केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। इन जलप्रपातों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे होगा रक्सगंडा पहले, ये तीरथगढ़, गुप्तेश्वर तो बस्तर संभाग में है, रक्सगंडा हमारे बिलासपुर संभाग में है, जतमई घटारानी रायपुर संभाग में, और केंदई जलप्रपात। तो यहाँ से क्या हो जाता है, उत्तर निकलता है 64 का डी, सॉरी 63 का डी। तो पहले कौन सा है, रक्सगंडा जलप्रपात सबसे उत्तर में, उसके नीचे केंदाई जलप्रपात उसके दक्षिण में, फिर उसके दक्षिण में जतमई घटारानी, फिर उसके दक्षिण में तीरथगढ़, और लास्ट में सुकमा में हमारा गुप्तेश्वर जलप्रपात। हम आगे बढ़ते हैं। अगला, संविधान सभा किस प्रावधान के तहत बनाई गई है? तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने दांडी मार्च कब का समापन नमक बनाकर कब किया? तो दांडी मार्च का समापन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। अब अगला है प्रश्न 66, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, है ना। तो पहला कथन है, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। कारण है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा कम है। हाँ, बिल्कुल सही है, और इसका सही व्याख्या भी है। तो mg से हम क्या निकालते हैं? बल निकालते हैं। F = ma होता है, F = ma किसके तहत? न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के तहत। और यहीं पे जब गुरुत्वीय बल लगता है तो उसमें हम F = mg हो जाता है, g हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण, है ना। और यही जो बल है यही दर्शाता है क्या? वजन को। ठीक है ना, यही वजन या भार को दर्शाता है। तो ये रहा W, ये क्या है? भार। F mg, है ना। तो G अगर कम होगा तो क्या होगा? उससे लगने वाला बल भी कम होगा और उसका भार भी कम होगा, है ना। तो चंद्रमा में क्या है? ये गुरुत्वीय त्वरण कम है पृथ्वी की अपेक्षा। इस कारण किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा में पृथ्वी की तुलना में कम होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 से मिलान करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 2007 में। अगला है कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग
कब बने थे? 1965। हरित क्रांति 70-71। 66-67 के समय हुआ था। भारत की प्रथम कृषि जनगणना ये हुआ था 70-71 के समय में। तो इसका व्यापम द्वारा आंसर लिया गया है सी। अगला है वर्ष 2017-18 में उत्पादन में किस क्षेत्र की भागीदारी सबसे अधिक है? 17-18 की बात की जा रही है। 17-18 में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज्यादा थी। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? संविधान सभा 8 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। अगला है उत्प्रेरक लेख का शाब्दिक अर्थ है रीट ऑफ सर्ट्योरी। सर्ट्योरी का शाब्दिक लेख क्या है? सर्ट्योरी में का मतलब है टू सर्टिफाई। सर्ट्योरी यहाँ पे दिया है और टू सर्टिफाई है ना। तो उत्प्रेरक लेख का मतलब होता है प्रमाणित करना। अंग्रेजी में सर्ट और यहाँ पे सर्टिफाई ये ज़्यादा सुटेबल होते हैं। ठीक है, तो ये रीड ऑफ सर्ट्योरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। अगला यहाँ पे करंट अफेयर से प्रश्न था। करंट अफेयर में पहले है दिसंबर 2025 में किस देश ने अगले दशक के भीतर चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो रूस ने की है। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 20,000 से कम जनसंख्या वर्ग में सुपर स्वच्छ अवार्डी शहरों की रैंकिंग का क्रम है। यहाँ पे क्रम पूछा गया है तो व्यापम द्वारा आंसर लिया गया है ए। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम की कार्यान्वयन मंत्रालय ने फरवरी 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संशोधन जारी किया। वह नया आधार वर्ष क्या है? नया आधार वर्ष बनाए ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। तो ये नया आधार वर्ष किसे चुना गया? तो नया आधार वर्ष 2024 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए। अगला प्रश्न होगा हमारा कथन और कारण वाला है। कथन पद्म पुरस्कार विभिन्न अनुशासनों क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों हेतु दिए जाते हैं। हाँ, सही है। अगला है कारण ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। जरूरी नहीं है गणतंत्र दिवस के दिन दे। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। मावा मुदोल योजना छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन की पहल है? तो यह है कांकेर जिला मावा मुदोल। अगला है नोबेल पुरस्कार और उनकी श्रेणियां। तो इसे मिलाना है किन किन क्षेत्रों में क्या मिला है नोबेल पुरस्कार उस हिसाब से। तो पहला बोला जा रहा है मचादो। ये इनको किस क्षेत्र में मिला है? इनको मिला है शांति के लिए। मारिया कोरिना मचादो इनको शांति के लिए मिला है। अगला है क्लार्क। क्लार्क को
क्लार्क को मिला है भौतिक के लिए। मैरी ई ब्रूनको को मिला है शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के लिए। अगला है क्रास्ज़नाहोरकाई, इनको मिला है साहित्य के लिए। तो सही आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2026 के बारे में सत्य है। तो 2026 फीफा विश्व कप जो होने वाला है उसके बारे में सही कथन पूछा जा रहा है। तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होगी। हाँ, ये सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है 42 टीमें होंगी? नहीं। अगला है 3 आधिकारिक शुभंकर। हाँ, ये सही है। कुल मैच हैं 104। तो इसके उत्तर हैं JLM। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 42 टीम ना हो करके 48 टीमें हैं और 3 जो देश अलग अलग होस्ट कर रहे हैं उनके अलग अलग शुभंकर भी हैं। जैसे कि अमेरिका का है क्लच, मेक्सिको का जायू और कनाडा का मेपल। ठीक है, 104 मैच होंगे टोटल। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही होता है। अगला है गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि किस संगठन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? यूरोपीय संघ का। अगला है भारतीय कबड्डी विश्व कप 2025 में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो ये है संजू देवी। अगला है छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान कौन सी है? पहली सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान है परसा ईस्ट एवं कांताबासम खदान। परसा ईस्ट और कांताबासम खदान जो है पहली सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान है। अगला है जनरल इन्फॉर्मेशन है छत्तीसगढ़ के, वहाँ से प्रश्न है। तो 81वां प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य के इतिहास का क्रमवार विभाजन होगा। तो पहला क्या आएगा? गाथा युग। ठीक है, एम होगा पहले गाथा युग। गाथा युग के बाद आएगा कौन सा? भक्ति युग। तो ये रहा भक्ति युग के बाद आधुनिक युग, प्रथम उनमें प्रथम के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद तृतीय। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही बैठता है। छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा है। बी ऑप्शन। अगला है 83वां प्रश्न। मुगल काल में छत्तीसगढ़ अंचल क्या कहलाता था? तो छत्तीसगढ़ को अलग अलग नामों से इतिहास में जाना गया है। तो इसमें हम देखते हैं मुगल काल में क्या कहलाता था। क्या दक्षिण कोसल कहलाता था? नहीं, ये बहुत पुराने समय में कहलाता था। छत्तीसगढ़ भी नहीं।
गोंडवाना, हाँ। मध्य भारत नहीं, तो इसका ऑप्शन है सी, केवल एल, गोंडवाना। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025। राज्य अलंकरण पुरस्कार से आ गया है ना, किनको किनको कौन सा सम्मान मिला है ये हमें देखना है। तो हबीब तनवीर सम्मान, हबीब तनवीर सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा को। उसके बाद है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान मिला है चितरंजन कर को। दाऊ मंदरा जी सम्मान किसे मिला है? रिखी छत्री को। गुंडाधुर सम्मान मिला है ज्ञानेश्वरी यादव को। ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ में किस ऊर्जा संसाधन का प्रचुर भंडार है? कोयला का ही प्रचुर भंडार है। परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेंद सिंह थे। अगला है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्षों की क्रमवार सूची। तो जो विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी क्रमवार सूची शुरू से लेकर के हमें बताना है। तो पहले कौन रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ये दोनों कट गए, नीचे के दो हो सकते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के बाद कौन आया? प्रेम प्रकाश पांडे। प्रेम प्रकाश पांडे के बाद कौन आया? धर्मलाल कौशिक। धर्मलाल कौशिक के बाद कौन? गौरी शंकर अग्रवाल। और उसके बाद कौन अभी जो है? चरणदास महंत। तो ऑप्शन सी सही होगा। पहले कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद, फिर गौरी शंकर अग्रवाल, फिर धर्मलाल कौशिक, फिर उसके बाद पहले होंगे कौन? पहले होंगे कौन? राजेंद्र प्रसाद, फिर प्रेम प्रकाश पांडे, फिर धर्मलाल कौशिक, फिर गौरी शंकर अग्रवाल, फिर चरणदास महंत। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण कौशल पर राज्य करने वाले राजर्षि तुल्य कुल के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? तो आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हीरालाल काव्य उपाध्याय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कथन कारण वाला, है वंशी राजाओं की राजधानी रतनपुर थी। हाँ थी, कलचुरी वंश को ही है वंशी कहा जाता है। तो है ही वंशी राजाओं की राजधानी रतनपुर थी। तो हाँ थी। उस समय यहाँ रत्नों का भंडार था। तो हाँ था, पर कारण ये सही नहीं है कि, है ना, रत्नों के भंडार होने के कारण ही उसे राजधानी बनाया गया था, ये सही नहीं है। तो क्या है इसके कथन और कारण तो दोनों सही है, परंतु ये जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला हम आगे बढ़ते हैं। 51वां, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जनरल इंफॉर्मेशन बोला जा रहा है। तो इसमें पहला है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड प्लेटफॉर्म को वर्ग से मिलाना है। पहला गूगल। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो ए का क्या होगा? सेकंड। बी सी कट जाएगा, ए और डी बचेगा। यूट्यूब क्या है? वीडियो साझा कर रहे हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा बी का 4, ये भी कट गया। ये डी आंसर सही है। एक बार और देख लेते हैं आगे का। जीमेल। जीमेल क्या है? ईमेल सेवा है। गूगल मैप्स क्या है? नेविगेशन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ठीक है। अगला है हमारा, पावर पॉइंट में चार्ट जोड़कर उसे एक्सेल डाटा से लिंक करने के
सही क्रम का चयन करें। एक्सेल वर्कशीट में सैंपल डेटा खुलता है। अगला है पावर पॉइंट स्लाइड में इंसर्ट चार्ट, क्लिक करें। एक्सेल सीट में नया डेटा पेस्ट करें। पावर पॉइंट द्वारा चार्ट का स्वतः अपडेट होना। एक्सेल वर्कशीट बंद करके पावर पॉइंट पर लौटना। देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, पावर पॉइंट चार्ट, पावर पॉइंट में हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, तो पावर पॉइंट में क्या है, चार्ट जोड़कर उसे एक्सेल डाटा से लिंक करना है। तो क्या होगा, एक्सेल में जो डाटा है उससे अगर हम लिंक करेंगे तो पावर पॉइंट में जो चार्ट है वो स्वतः अपडेट होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, तो पहले क्या करना है, तो पहले पावर पॉइंट स्लाइड में इंसर्ट चार्ट क्लिक करना है ना। तो पहले पावर पॉइंट स्लाइड में इंसर्ट चार्ट क्लिक करेंगे, ये रहा, इन दोनों को हम हटा देते हैं। तो इंसर्ट चार्ट क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमें एक्सेल वर्कशीट में सैंपल डेटा खुलता है ना, एक्सेल वर्कशीट में सैंपल डेटा खुलता है। अब उस सैंपल डेटा में हमें डेटा डालना होगा, ठीक। तो एक्सेल सीट में नया डेटा पेस्ट करें, ये हो गया अगला चरण। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पावर पॉइंट द्वारा चार्ट का स्वतः अपडेट होना। अब जब हम डाटा डालेंगे तो वो क्या होगा, स्वतः अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम एक्सेल वर्कशीट बंद करके पावर पॉइंट पर लौट आएंगे, है ना। और हम देखेंगे कि पावर पॉइंट में चार्ट जुड़ गया है और जो स्वतः अपडेट हो चुका है। तो हमारा क्या होगा, आंसर बी, ठीक है। अब अगला है कथन कारण वाला, फिर से प्रश्न आ गया। कथन है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ है, ये सही है। अगला है कारण, इसका सोर्स कोड बदलने और बांटने की अनुमति नहीं है। हाँ, ये भी सही है, इसकी सोर्स कोड बदलने और बांटने की अनुमति नहीं होती, तो इसीलिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा, लिनक्स। तो इसका आंसर व्यापम द्वारा लिया गया है ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। निम्न में से कौन से सीपीयू के आवश्यक भाग हैं। सीपीयू के आवश्यक भाग देखिए, माउस तो नहीं है, एक अलग ही भाग है वो, तो जहाँ पे एल है उसको काट देते हैं, बी कट गया, डी कट गया। अब है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट तो है, तो के और के जहाँ पे है दोनों में है। एम को भी हम नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो भी दोनों में है, रजिस्टर। अगला है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये भी जो है सीपीयू का भाग होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सीडी रोम के बारे में कौन सा कथन सही है। यह केवल पढ़ने योग्य है। सीडी रोम ये है क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम ROM है, तो रीड ऑनली मेमोरी, यह केवल पढ़ने योग्य है, तो रीड ऑनली मेमोरी बोला जा रहा है। तो हाँ, ये सही बात है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसमें लिख नहीं सकते, ठीक है, इसे मिटा नहीं सकते, इसलिए इसे रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, तो रीड ऑनली मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है। तो ये पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। इसे कई बार, अगला भी पढ़ के देख लेते हैं। इसे कई बार लिखा जा सकता है, नहीं, इसे कई बार नहीं लिखा जा सकता। ये रीड ऑनली मेमोरी होता है, सिर्फ रीड किया जा सकता है। यह केवल ऑडियो संग्रहित करता है, नहीं,
यह केवल टेस्ट संग्रहित करता है? नहीं, ये सभी चीज़ें संग्रहित कर सकते हैं। यह केवल पढ़ने योग्य है, यही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। 96 है क्वेश्चन हम देखते हैं। वेब ब्राउज़र द्वारा वेब पेज खोलने की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में लगाएं। तो ब्राउज़र वेब पेज के लिए अनुरोध भेजता है। ब्राउज़र वेब पेज के लिए अनुरोध भेजता है। एल हो जाएगा। डीएनएस वेबसाइट के नाम को आईपी पते में बदलता है। उसके बाद है सर्वर अनुरोध को प्रोसेस करके वेब पेज डेटा भेजता है। एन हो जाएगा। ब्राउज़र आईपी पते का उपयोग करके सर्वर से जुड़ता है। ओ हो जाएगा। ब्राउज़र वेब पेज को प्रदर्शित करता है। तो ब्राउज़र वेब पेज को प्रदर्शित करता है, ये तो लास्ट में ही है। पहले हम देखते हैं एल, एन और के में। तो के को पहले ब्राउज़र वेब पेज के लिए अनुरोध भेजता है, ये हो सकता है। तो अगला एन, एल पढ़ के देखते हैं। डीएनएस वेब पेज के नाम को आईपी पते में बदलता है, ये पहले लग रहा है ना। तो एल, फिर उसके बाद है कौन सा? ब्राउज़र आईपी पते का उपयोग करके सर्वर से जुड़ता है। आईपी पता डालेंगे, डीएनएस वेबसाइट के नाम को आईपी पते में बदलेगा, है ना। फिर इसको क्या है, ये आईपी पते का उपयोग करके सर्वर से जुड़ेगा। फिर सर्वर से जुड़ने के बाद क्या करेगा? वेब पेज के लिए अनुरोध भेजेगा। फिर वेब पेज के लिए अनुरोध भेजने के बाद क्या होगा? सर्वर अनुरोध को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वेब पेज डेटा भेजेगा, है ना। अब प्रोसेस करने के बाद क्या होगा? ब्राउज़र वेब पेज को प्रदर्शित करेगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा डी। अगला देखते हैं हम लोग 97। निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीडिया का मूल तत्व नहीं माना जाता है? मूल तत्व नहीं माना जाता है, ठीक है। टेक्स्ट को मल्टीमीडिया का मूल तत्व माना जाता है, ऑडियो को माना जाता है, वीडियो को माना जाता है, संकलक को नहीं माना जाता। अगला है 98 में कौन सा प्रिंटर छोटे नोजल से तरल स्याही छिड़क कर प्रिंट करता है? तरल स्याही छिड़क कर प्रिंट कौन करेगा? इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है? इंक को छिड़कता है। तो इंकजेट प्रिंटर में छोटे तरल स्याही, इसमें लिक्विड इंक होता है ना, और ये इसको डॉट डॉट ये छिड़कता है, जिससे क्या होगा? प्रिंटिंग होगा। तो ये इंकजेट प्रिंटर कहलाता है ना। अगला है 99। निम्न में से कौन से मैलिशियस सॉफ्टवेयर के प्रकार है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर के प्रकार हमें देखना है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं? वायरस है, हाँ। वर्म है, हाँ। ट्रोजन हॉर्स है, हाँ। स्पाईवेयर है, हाँ। सभी हैं, ठीक है। अगला है 100वां क्वेश्चन। किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग आमतौर पर कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है? ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है MP3, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने मैथ्स और मेंटल एबिलिटी को छोड़ के बाकी सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। ये व्यापम के द्वारा लिए गए मॉडल आंसर के आधार पे था। अगर मॉडल आंसर में व्यापम कोई बदलाव करती है तो उनका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में लिख दिए रहूँगा, और हम लोग अगले वीडियो में इनके मैथ्स और मेंटल एबिलिटी वाले भाग को देखेंगे। धन्यवाद।